बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तस्लीमुल इस्लाम और आप देख रहे हैं pro-urdu.com का सेगमेंट तालीम और तरबियत। नाजरीन, इस सेगमेंट के अंदर आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स और इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहतरम जनाब मसूद अनवर साहब, जिनका ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल से और वो शोबे तदरीस से वाबस्ता हैं। मसूद अनवर साहब, मैं आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच सर। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, अगर हम बात करें प्रोफेशनल एथिक्स की यानी पेशा वराना अखलाकियात की, तो इसको आपका जो पर्सपेक्टिव है देखने का वो क्या है? और मैं चाहूंगा कि इसको आप इतनी डिटेल में बता दें कि हमारे जो नाजरीन हैं, जो देखने वाली यूथ है, स्टूडेंट्स हैं या जो जनरल ऑडियंस है, वो उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकें कि प्रोफेशनल एथिक्स होते क्या हैं। सर, प्रोफेशनल एथिक्स हमारे पास ये होता है कि जिस तरह हम एथिक्स को अपनी डेली लाइफ में भी हम एथिक्स को फॉलो करते हैं, अ, तो इसी तरह हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी डिपार्टमेंट का जब हम हिस्सा बन जाते हैं, तो उसमें भी हमारे पास प्रोफेशनल एथिक्स डिफाइंड होते हैं। तो हमने उनको फॉलो करना होता है एज ए प्रोफेशनल इनसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोफेशनल एथिक्स नॉर्मली हम एथिक्स की अगर बात करें, नॉर्मली एथिक्स होता क्या है? एथिक्स हमारा ये है कि एथिक्स वो चीज जिसको बेस बना के हम व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है और क्या सही है, उसकी जजमेंट हम कर सके, उस चीज को हम एथिक्स कहते हैं। तो इसी एथिक्स को ही फॉलो करके हम जो गलत काम होता है वो गलत काम हम नहीं करते, वो जो सही होता है वो सही को हम कर लेते हैं। तो यही चीज हमारा एथिक्स होता है। तो जिसी तरह हम एक नॉर्मली डेली लाइफ में हम ये चीज फॉलो करते हैं, इसी तरह हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं, तो उस पे भी प्रोफेशनल एथिक्स को हम फॉलो करते हैं। मीन्स एथिक्स ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज क्या डिफाइन है, कोड ऑफ कंडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफाइन किए गए हैं। हम हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस तरह भी करते हैं कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं, किसी भी रोल में, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई प्रोग्रामर है या कोई मैनेजर है या कोई ऑफिसर है, जिस रोल में भी आप ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट्स की एक बुक आपको देते हैं और आप वो बुक एक हफ्ते के लिए आप स्टडी करते हैं। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफेशनल एथिक्स के हवाले से, कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, ये सारी चीजें उसमें आप पढ़ लेते हैं। फिर वो पढ़ने के बाद आप जमा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफेशनल एथिक्स से, उनके कोड ऑफ कंडक्ट से, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफेशनल वैल्यूज से, वर्किंग कल्चर से, इन तमाम चीज़ों से आप बाखबर होते हैं। और फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक आपकी सर्विस उस ऑर्गेनाइजेशन में है, आप उन तमाम चीज़ों को फॉलो करके इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ उस ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट इंटरेस्ट में और अपनी एज एन एम्प्लॉय अपनी बेस्ट इंटरेस्ट में वो सारी चीज़ें आप फॉलो करके अपनी सर्विस आप परफॉर्म करते हैं। तो एक एक बात सर, दूसरी बात ये, एथिक्स में क्या क्या चीजें हमारे आ जाते हैं सर? एथिक्स में अगर आप देख लें, एथिक्स में वैल्यूज भी आ जाते हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस भी आ जाते हैं, रूल्स ऑफ कंडक्ट भी आ जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आ जाते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स जो डिफाइन किए गए ऑर्गेनाइजेशन में वो भी आ जाते हैं। और एथिक्स के अंदर रिसर्च भी होता है कि मींस आप एथिक्स में फर्दर रिसर्च करके एथिक्स को आप कैसे बेहतर बनाते हैं। तो ये सारी चीजें एथिक्स के अंदर हम कवर करते हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स आर दोस सेट ऑफ रूल्स एंड conduct which which actually guides you to determine what is right and what is wrong, and you follow the right. तो ये सारी चीजें प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आ बहुत जाती हैं। शुक्रिया सर, आपने इतनी तफसील के अंदर ये सारी मालूमात हमारे से नाजरीन के साथ शेयर की। सर, अगर प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो मिसाल के तौर पे हम एक मेडिकल डॉक्टर की बात करते हैं। जो मेडिकल डॉक्टर है वो अपना एक हॉस्पिटल चला रहे हैं या अपने क्लिनिक चला रहे हैं, तो कौन से सेट ऑफ एथिक्स हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका उसको ख्याल रखने की जरूरत है, जो उसकी प्रोफेशनल ड्यूटीज का भी हिस्सा हो और एथिक्स के अंदर भी फॉल करते हो, यानी पेशा वराना इखलाकियात के अंदर।
جی جی سر. سر تو آپ نے ایز اے پروفیشنل ڈاکٹر کی بات کی، تو ڈاکٹر کو سر یہ ہونا چاہیے کہ مینس اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے، اپنی ڈیوٹی میں ڈیوٹیفل ہونا چاہیے، پیشنٹس کا اس نے خیال رکھنا چاہیے، اور اس طرح کے میل پریکٹسز جو کہ اس کے ڈیوٹی میں بیریئر کے حساب سے آ جائے، ان کو اس نے فالو نہیں کرنا ہونا، میل پریکٹسز وہ اس نے نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے، انٹیگریٹی، آنیسٹی، اور یہ ساری چیزیں آنیسٹلی اپنے پروفیشن کو پرسو کرے. جس طرح اب ہم نارملی ہمارا ہوتا ہے کہ کسی بھی اس میں پروفیشن میں اکثر پروفیشنلز یہ کرتے ہیں کہ اس میں کرپشن کا ایک عنصر آ جاتا ہے. کرپشن اس حوالے سے مینس کوئی بھی قسم کا، مینس آپ اپنے ڈیوٹی میں نیگلیجنس کرتے ہیں، وہ بھی کرپشن ہے. آپ پیشنٹ کو ڈاکٹر نے ڈیل کرنا ہے تو اس ڈیل میں وہ پراپر ڈیلنگ ان کے ساتھ نہیں کرتا، وہ بھی کرپشن ہے. اور یہ ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ نیڈفل پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ زیادہ پور پیشنٹس ہوتے ہیں، یا تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، تو کچھ زیادہ اگر ان کو میڈیسن ٹرانسکرائب کرے تو وہ بھی ایک حساب سے مطلب کرپشن ایک حساب سے آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایز اے ڈاکٹر اپنے پروفیشن میں ڈاکٹر کو یہ چاہیے ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو مین اسٹیک ہولڈر اس کے پاس جو آ جاتا ہے وہ پیشنٹ کے حساب سے ہوتا ہے، تو اس پیشنٹ کے ان کا خیال رکھے، ان کو پراپر ٹائم دے، ان کی انسپیکشن میں، یا ان کو پراپر انسپیکٹ کرے، اور اسی طرح اپنے ایز اے اپی کو پراپرلی پرفارم کرے جو ڈیوٹی اس کو اسائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے سر. اور بھی لائک اسی پروفیشن میں اس کے ساتھ ورک پلیس میں اور پروفیشنلز ہیں، لائک نرسز ہے، لائک ہاسپٹل کی مینجمنٹ ہے، ان کے ساتھ بھی وہ پراپر کوآرڈینیشن میں، تاکہ اس کی مینس اس ہاسپٹل کا الٹیمیٹ جو اس کا پرپس ہے، مقصد ہے، وہ کیا ہے، وہ پیشنٹس کو صحیح ڈیل کرنا، ان تک ان کی سروس کو پراپر پہنچانا، تاکہ اس کو صحیح طریقے سے اچیو کیا جا سکے. سر جب آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں، جس طرح آج کل انسٹیٹیوشنز کے اندر پروفیشنل ایتھکس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، تو اس سے دو باتیں ذہن میں آتی ہیں. ایک کہ کیا ہمارے معاشرے سے اخلاقی پیشہ ورانہ اخلاقیات جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، وہ ناپید ہو گئی ہیں، یا دوسرا عنصر یہ والا ذہن میں آتا ہے کہ اب ہم اس کے اندر ایکسیلنس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کو نیکسٹ لیول پر لے کے آیا جائے. تو یہاں پر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آج کل یونیورسٹیز کے اندر شعبہ تدریس کے اندر جب اس کو پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں انٹو مور ایکسیلنس، یا جو معاشرے کے اندر یہ جو قدریں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اس کو نرش کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. اچھا سر. سر پروفیشنل ایتھکس کی ایز اے سبجیکٹ آپ نے بات کی، تو ایک حساب سے سر آپ نے جو بات کی کہ اس کی مینس ورکنگ کلچر میں اقدار کی کمی ہے، تاکہ اس حوالے سے پڑھایا جا رہا ہے، یا اس میں مزید ایکسلنس پیدا کرنے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے وغیرہ، آپ نے جو سوال کیا، اس میں سر یہ ہے کہ یہ پروفیشنل ایتھکس کے حساب سے آج کل کے گریجویٹس کے ان کے کورس میں کم از کم ایک کورس یہ ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ سر کہ لائک دیکھیں، وداؤٹ اسٹڈنگ پروفیشنل پریکٹس، جب کوئی بھی گریجویٹ کسی بھی آرگنائزیشن کا، لائک جو آرگنائزیشن وہ کوئی بھی ہو، یا کوئی کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی بینک ہو، کوئی ہاسپٹل ہو، کوئی سول سروس ہو، جہاں کہیں پہ بھی کوئی گریجویٹ چلا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اپنے اکیڈیمیکلی وہ ساؤنڈ ہوتا ہے، سارا کچھ اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ورکنگ کلچر کیا ہوتا ہے، کوڈ آف ایتھکس کیا ہونے چاہیے، اپنے اور کولیگس کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کیسے ہونے چاہیے، اپنے کلائنٹس کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کیسے ہونے چاہیے، اپنی مینجمنٹ کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کیسے ہونے چاہیے، وہ ایک پروڈکٹ جب بناتا ہے تو وہ پروڈکٹ وہ کس طرح اس میں اس پروڈکٹ کی کوالٹی ہونی چاہیے، اس پروڈکٹ کو وہ آگے مارکیٹ کرے گا، اور اپنی
सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने आप में वो कैसे ले आएगा और अपने प्रोफेशन को एक बेहतर प्रोफेशनल कैसे वो कहलाएगा, तो ये सारी चीजें अगर हम देख लें तो ये प्रोफेशनल एथिक्स के सब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीजें एक स्टूडेंट को पढ़ने को मिलते हैं। तो इसी वजह से मैं समझता हूं कि सर ये प्रोफेशनल एथिक्स का कोर्स अक्सर यूनिवर्सिटीज में इसको बीएस के स्टूडेंट्स के लिए 7th या 8th सेमेस्टर में रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है कि उस लेवल तक स्टूडेंट पहुंच जाता है तो वो तकरीबन अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के करीब होता है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंट्री लेवल जॉब के लिए वो तकरीबन तैयार होता है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है सर, मैं इसको कोई 4-5 सालों से मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मेरा जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये है कि ये कम से कम ग्रेजुएट कोर्सेज में सिलेबस में प्रोफेशनल एथिक्स का कोर्स एक हिसाब से मस्ट होना चाहिए। वो इसलिए कि इसी इन तमाम चीज़ों को पढ़ के जब कोई भी स्टूडेंट इंट्री लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है तो वो कुछ ना कुछ उसको 50-60% ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स के, जिसे हम अखलाकियात कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स के हवाले से, उनके पॉलिसीज के हवाले से, उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स के हवाले से तकरीबन उसकी 50-60% उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होती है बिल्कुल इस सर, सब्जेक्ट की आपने वजह से। यहाँ पे मैं तो आपसे यही बिल्कुल वजह है कि एग्री मैं इस करूंगा वजह कि से आपने इसको जो रिकमेंड बात की करूंगा। है प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसको आने चाहिए। और उसके बावजूद जब वो जॉब पे आता है, अपना प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ करता है, तो उसके बाद 50-60% नॉलेज हो और उसके बाद वहाँ से उसके अंदर वो एक्सीलेंस पैदा करना शुरू करे ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। सर यहाँ पे एक सवाल जो मेरे ज़हन में काफ़ी देर से आ रहा था कि मैं आपसे ये वाला सवाल पूछूं। अगर हम इखलाकियात की बात करें तो इखलाकियात तो हमारी स्टैंडर्ड है। हम अगर हम दीन की बात करें तो दीन हमारा इखलाकियात में सबसे आगे है। सारे रिलीजन में सबसे टॉप पर रिलीजन इस्लाम है। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो अखलाकियात के ऊपर दिया जाता है। हम चूंकि यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स की बात कर रहे हैं, पेशा वराना अखलाकियात की बात कर रहे हैं, तो जब हम पेशा वराना अखलाकियात की बात करते हैं तो उसकी जो बेस है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो तो आपकी बेसिक जो अखलाकियात है उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या हम रिलीजन को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं? क्या जो स्टडी कल्चर इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटीज ने अडॉप्ट किया हुआ है, उसकी जो बुनियाद है, क्या वो रिलीजन बेस्ड है या वो मार्केट प्रैक्टिसेस के ऊपर है? जी सर, आपने बेहतरीन एक नुक्ता उठाया सर के लाइक जिस तरह देखें सर, जिस तरह आपने बात की कि नॉर्मली हमारे लाइफ में जिस तरह हम बहुत सारे हमारे अक़दार हमारे रिलीजन से लिए गए हैं जिनको हम अपने अपने डेली लाइफ में इनको फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करके ही हम मुआशरे में एक बेहतरीन इंसान, बाकिरदार इंसान हम कहलाते हैं जब हम इनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो इसी तरह सर मेरी भी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग या मेरा एक तजुर्बा अपना ये रहा है, बल्कि मैंने इसके हवाले से मैंने बहुत ज्यादा स्टडी भी की है कि ये है सर, आप लाजमी बात है आप रिलीजन को इसमें भी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। लाइक देखें, मैं एक एग्जांपल दे दूं। लाइक विमेन हेरासमेंट आजकल ऑर्गेनाइजेशन में बाज़ औक़ात हमें मिल जाता है इस तरह का ये, या एक उसके साथ आप अपने वर्किंग कुलीग्स के साथ या पीयर कुलीग्स के साथ आपका ताल्लुक, ठीक है सर, तो या एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ठीक है सर, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। तो ये इन तमाम चीजों को अगर हम देख लें तो इन तमाम चीजों के लिए हम गाइडलाइंस अपने रिलीजन से बहुत सारे गाइडलाइंस ले सकते हैं और उन गाइडलाइंस को हम अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स में, अपने प्रोफेशनल एथिक्स में, अपनी पॉलिसीज में उनको इनकॉर्पोरेट कर सकता है ताकि उसके प्रोफेशनल जो है, उसके जो एम्प्लॉइज जो है, वो उन गाइडलाइंस को, उन कोड ऑफ कंडक्ट्स को वो फॉलो कर सके जो कि उसने अपने रिलीजन से बहुत सारे जिरायो करके इसमें इनकॉर्पोरेट किए होते होते। तो रिलीजन का, मजहब का इसमें बहुत ज्यादा किरदार होता है सर, और इसी को ऑर्गेनाइजेशन आजकल करते भी है। जिस तरह मैंने एक 2-3 एग्जांपल आपको दी, तो इसमें अगर आप रिलीजन को सेट असाइड करें, रिलीजन से कोई गाइडलाइन ना ले, कोई रिलीजन के प्रिंसिपल्स उसूल आप इसमें यूज ना करें, तो आप इसके लिए
प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। तो रिलीजन का बहुत ज्यादा किरदार होता है इसमें। सर, पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई थी, और दुनिया के अंदर ये पहला बाकायदा इस्लामी मुल्क कायम हुआ था। लेकिन निज़ाम तो यहाँ इस्लामी नहीं आ सका, लेकिन जो बुनियाद रखी गई थी वो इस्लाम के ऊपर रखी गई थी। ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। यहाँ पे बसने वाली मेजोरिटी जो अवाम है उनका ताल्लुक मजहब इस्लाम से है। अगर हम इस हवाले से बात करें तो हमारी खून के अंदर इस्लाम शामिल है। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे, बहुत कम मेजोरिटी के अंदर ऐसे हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस मजहब के हवाले से देखें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो इंटरनेशनल लोग हैं जो मौजूद हैं, बाकी दुनिया के लोग हैं, क्या उनके अंदर जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो उतने ही मौजूद हैं जितने पाकिस्तानी के अंदर बहसीयत मुसलमान हैं, या वो उनके अंदर कम है या हमारे अंदर कम है? किस कैटेगरी को ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है? अगर मैं देखूं जो रमजान के अंदर हमारी सूरत हाल होती है, रमजान में जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो क्या यहाँ कहना मुनासिब होगा कि शायद हमारी इस कम्युनिटी के अंदर जो प्रोफेशनल एथिक्स है उनके अंदर शायद ग्रे एरिया ज्यादा पैदा हो गए? ये सर, ये जिस सर आपने बात की सर, एक होता है कि सर आपके पास रूल्स रेगुलेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट एक डिफाइंड होते हैं, एक उनको फॉलो करने की बात होती है, उन पे अमल करने की बात। जिस तरह आपने एक रमजान के दिनों एक एग्जाम्पल आपने शेयर किया, ये मेरे ख्याल में सर, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, या जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, या आपने भी अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर ली, ये कुछ हमारे हमारे तकरीबन हमारे कौल व फ़ेल में कुछ तज़ाद इस हिसाब से है कि मीन्स हम जो चीज़ें हम अ, उनको पढ़ते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, प्रोफेशनल एथिक्स में हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन उनको हम फॉलो करने में कुछ कमी महसूस करते हैं, कमी होता है हमसे। लाइक जिस तरह देखें, एक और एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूं सर, ये अक्सर हमारे हम सब, अगर आप देख लें तो क्या है जी सर, तो ये जिस तरह आपने सर रमजान के दिनों आपने एग्जांपल शेयर किया कि रमजान के दिनों हम बहुत सारे ऐसी चीजें जो कि हमारे अखलाकियात से हट के कोई बातें हम करते हैं, तो ये तो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में या कोड ऑफ कंडक्ट्स में वो चीज़ नहीं होता। लेकिन हम बाज़ औक़ात देखें, मिलावट करते हैं, या कोई नाप-तोल में कमी करते हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स में या कोड ऑफ कंडक्ट्स में हमारे नहीं होते, लेकिन हम उन चीज़ों को उनका ख़्याल नहीं रखते। लाइक हो सकता है कि उन दिनों ही हमारे ऑफ़िसर्स बाज़ औक़ात, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे, उनके कोड ऑफ एथिक्स में कोई चीज़, एक करप्शन या एम्बेज़लमेंट ऑफ फंड, या कोई मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी वगैरह उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स में या प्रोफेशनल एथिक्स में नहीं होता, लेकिन वो उसको एक्सरसाइज करते हैं। तो ये इस हिसाब से अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को या और नेशंस को, जो डेवलप नेशंस को हम पाकिस्तान से कंपेयर करें, तो ये मेरे ख्याल में सर ये है कि वो डेवलप्ड ही इस वजह से हो गए हैं कि उन्होंने अपने एथिक्स को, स्पेशली प्रोफेशनल एथिक्स को, जो वर्क रिलेटेड उनके एथिक्स जो है, उन चीज़ों को वो प्रॉपर कंप्लेंट्स करके, उनको सही तरीके से फॉलो करके, मेरे ख्याल में वो आगे डेवलप्ड हो गए हैं, तरक्की किए हैं मुख्तलिफ फील्ड्स। ये हमारी एक कमी, ये मेरे ख्याल रह गई है कि बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइंड होते हैं, वो आपने उनको स्टडी भी किया है, आप उनसे वाकिफ भी होते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल उसमें उनमें कंप्रोमाइज़ करता है, उनमें बैक डोर्स ढूँढता है, उसमें कोई वे आउट ढूँढता है। तो ये इस तरह की हम में एक कमी है पाकिस्तानी कौम में, कि इन चीज़ों में थोड़े कंप्रोमाइज़ करते हैं हम अपने प्रोफेशनल एथिक्स में या बहुत कोड ऑफ शुक्रिया, कंडक्ट में। बहुत शुक्रिया मसूद अनवर साहब, इतनी तफसीलन गुफ्तगू करने का और मेरे सवालात के जवाब देने का।
اور ناظرین کو گائیڈ کرنے کے پروفیشنل ایتھکس کے بارے میں. آخر میں بس میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چونکہ آپ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، تو جو آج کے طالب علم ہیں، جو آج کی ہماری نئی نسل ہے، نئی پود ہے، ان کے اندر آپ کس طرح کی ڈیفیشنسیز دیکھتے ہیں خاص طور پہ ایتھکس کے حوالے سے، اور ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ جی جی سر، سر یہ ہے کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس کو میری صرف ایک ہی میسج یہ ہوگی کہ سر کہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ڈیووٹڈ ہو کے، اور اپنے اسٹڈیز کو آج کل کے اسٹڈیز میں جو اپنے آپ کو کسی بھی پروفیشن میں ہو اس پہ ایکسل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں. اور جس طرح پروفیشنل ایتھکس آپ پڑھیں گے بھی اسٹوڈنٹس اپنے لائف میں، آپ کو ٹیچر پڑھائیں گے بھی، لیکن ان پروفیشنل ایتھکس کو آپ جب فالو کریں گے اپنی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، پھر جا کے آپ کسی آرگنائزیشن کا پارٹ بنیں گے، اس میں اپنے بزنس میں، اپنی کسی بھی قسم کے اپنی جاب میں ایز اے پروفیشنل، تو میرے خیال میں آپ پراپر ان کو فالو کریں گے تو میرے خیال میں ہر ایک فیلڈ میں آپ نام کما سکیں گے، آپ آگے جا سکیں گے. تو یہ میرے لاسٹ ایک میسج ہوگی تمام اسٹوڈنٹس کے لیے. بہت شکریہ تھینک یو مسعود سو انور مچ صاحب، ونس بہت اگین شکریہ سر. آپ کے وقت کا. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ بڑی مہربانی آپ نے انوائٹ کیا سر، تھینک یو سو مچ تھینک یو. ونس اگین. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ تسلیم الاسلام اور ہمارے مہمان مسعود انور صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.